All right, so let's get started with the chapter that is Unit 4, that is Physical Education and Sports for Children with Special Needs. तो ये आपके सामने इसका ओवरव्यू है. Let's get started. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या है ना, देखो, द कॉमनवेल्थ गेम्स इन मैनचेस्टर इंग्लैंड इन 2002 मार्क्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे डिसेबल कॉम्पिटिटर्स वर ट्रीटेड इन एथलेटिक्स टूर्नामेंट. तो क्या था ना, देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे मैनचेस्टर इंग्लैंड में 2002 में, ठीक है. उस टाइम से भी कॉमनवेल्थ गेम्स चलते आ रहे थे. तो 2002 शायद से आप लोगों की बॉर्न डेट भी नहीं होगी 2002, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ना वो 2002 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुए थे. और उस जगह पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चेंज मार्क कर दिया था, जिसमें डिसेबल कॉम्पिटिटर्स को ट्रीट किया जाता था जैसे उससे पहले, ठीक है. For the first time, medals won by the disabled competitors were counted towards their country's final total. तो पहली बार मतलब कि क्या होता था ना कि डिसेबल कॉम्पिटिटर्स भी खेलते थे उस टाइम तक, लेकिन जो मेडल्स वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जीत के जाते थे उनको काउंट ही नहीं किया जाता था कंट्री के टोटल फाइनल में. मतलब कि जैसे आज भी क्या होता है ना कि जितने भी जो भी कंट्रीज़ के एथलीट्स बाहर खेलने जाते हो कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो भी खेलने जाते हैं ना, तो जो मेडल्स वो जीत के लाते हैं उसको ऐसे टोटल किया जाता है कि अच्छा हमारे इंडिया, हमारी कंट्री ने 5 सिल्वर जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं, 6 ब्रॉन्ज जीते हैं, इस तरीके से. लेकिन उनके मेडल्स को काउंट ही नहीं किया जाता था. बट उस टाइम पर पहली बार हुआ था 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स मैनचेस्टर इंग्लैंड के, पहली बार हुआ था जब उनके मेडल्स को भी काउंट किया गया था, ठीक है, जो कि वो जीत के लाए थे अपनी कंट्रीज़ के फाइनल टोटल में काउंट किया गया था. डिसेबल कॉम्पिटिटर्स जॉइन द प्रोसीजन ऑफ नेशनल टीम्स. दे लिव टुगेदर इन द एथलेटिक्स विलेज and their events were staged in the same stadium at the peak time alongside star names. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो डिसेबल कॉम्पिटिटर्स थे ना उन्होंने नेशनल टीम की प्रोसीजन ज्वाइन करी. अब ये तो पता ही होगा तुम्हें कि वो एक प्रोसीजन जैसे कि मार्च पास्ट होती है ना, हमारे स्कूल्स में भी कहीं ना कहीं हमने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्च पास्ट करी होगी स्कूल में. तो वैसे ही जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वहाँ पर ना एक नेशनल टीम की प्रोसीजंस निकलती हैं. मतलब हम इस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस तरीके से वो सारे एथलीट्स जो होते हैं ना वो प्रोसीजन करते हुए आ रहे होते हैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसको नेशनल प्रोसीजन बोलते हैं. तो पहली बार हुआ था जब डिसेबल कॉम्पिटिटर्स ने भी उस प्रोसीजन को ज्वाइन करा. इसके अलावा वहाँ पर एथलीट्स की विलेज होती थी जहाँ पर वो लोग रहते थे, है ना. तो पहली बार वो उस सेम विलेज में रहे जहाँ पर एथलीट्स बाकी सारे रहते थे, डिसेबल कॉम्पिटिटर्स. एंड देयर इवेंट वर स्टेज्ड इन द सेम स्टेडियम एट द पीक टाइम अलॉन्गसाइड स्टार नेम्स. तो मतलब कि उस स्टेडियम में जहाँ पर सारे जितने भी एथलीट्स खेल रहे थे उनके उसी स्टेडियम में डिसेबल कॉम्पिटिटर्स के कॉम्पिटिशन्स को भी कंडक्ट करा गया था. तो इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए गए थे जो कि बहुत ही मच नीडेड था. बट ये आज से पहले किसी ने भी नहीं करा था और पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके मेडल्स को काउंट करा गया, उनके प्रोसीजंस उनको करने दी गई उन्हीं लोगों के साथ, बाकी एथलीट्स के साथ, उनको रहने उन लोगों के साथ दिया गया. तो इट वाज अ बिग चेंज फॉर डिसेबल कॉम्पिटिटर्स फॉर श्योर, है ना. अब यहाँ पर ना क्या है ना कि अब होता है ना जैसे एक नई जब चीज़ हो रही हो, जैसे कि आज का टाइम ले लो, तो अगर मान लो कुछ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो जाए यार, मतलब कोई एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, तो वो होता है ना डिबेट करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, है ना. और इंटरव्यूज़ में दो मतलब ऐसे पूछते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान इंटरव्यूअर से पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट विल व्हाट दीज चेंजेस विल ब्रिंग, व्हाट चेंजेस विल दिस लॉ ब्रिंग एंड वट एवर मतलब उससे राय मांगते हैं, ठीक है ना, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है. तो वैसे ही जब ये चेंज लिया गया था, ये सब चेंज हुआ था, तो एक इंटरव्यूअर यहाँ पर जो है जिसका नाम यहाँ पर प्रेजेंटर से बोला गया है, और इंटरव्यूई जो है यहाँ पर वो प्रेजेंटर, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहा है वो यहाँ पर डेस्मंड ग्रीन है, ठीक है. तो वो देखते हैं क्या इंटरव्यू हुआ था. तो पहली बात तो यहाँ पर जो इंटरव्यूई है वो बोलता है, मैं उल्टा तो नहीं बोल रही, वेट मुझे कन्फ्यूजन हो गया है. इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यू होता है जो शायद से इंटरव्यू दे रहा होता है ना. आई एम सो सॉरी, आई एम टोटली कन्फ्यूज एट दिस मोमेंट. तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. मैं अभी जो है ना यहाँ पर जिस नाम से लिया, बट यहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहा है उसका नाम डेस्मंड ग्रीन है, और जो इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम है प्रेजेंटर, ठीक है. तो प्रेजेंटर क्या है ना, डू यू थिंक दीज चेंजेस आर अ वेलकम स्टेप फॉरवर्ड. तो यहाँ पर वो डेस्मंड ग्रीन से पूछता है कि क्या लगता है कि ये क्या जो चेंजेस हुए हैं, क्या ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो, मतलब वेलकम स्टेप फॉरवर्ड. तो यहाँ पर डेस्मंड ग्रीन बोलते हैं मच मोर देन दैट, ठीक है.
दे आर अ रेवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स। ये तो भाई रेवोल्यूशन है स्पोर्ट्स में, मतलब कि ऑफकोर्स यार किसी प्लेयर, मतलब तुम खुद ही सोचो कंपटीशन में तुम क्यों खेलने जाते हो, कहीं ना कहीं हम लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, वी वांट मेडल्स, वी वांट टू विन द गेम, है ना। तुम क्यों पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो, सो दैट यू कैन स्कोर वेल, है ना। वरना अगर तुम कुछ तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आए, मतलब अगर तुम्हारे को सिर्फ पेपर देने जाना है, वो कोई मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो शायद से तुम लोग पेपर के लिए अच्छे से पढ़ना भी छोड़ दोगे, वैसे ही नहीं पढ़ते हो और ही छोड़ दोगे। तो वही सेम चीज़ है ना यहाँ पर भी कि तुम मेडल्स जीत के भी आ रहे हो बट तुम्हारी कंट्रीज़ के लिए वो फाइनल टोटल में काउंट ही नहीं किया जा रहा है, तो यू विल हैव नो एट सम पॉइंट नो इंटरेस्ट लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो वहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर डैस्मिन ग्रीन कह रहा है कि भाई ये तो बहुत मच मोर देन दैट है, ये तो मतलब ये तो एक रेवोल्यूशन ही कर दिया इन लोगों ने स्पोर्ट्स में। आफ्टर यस्टरडे वी कांट गो बैक दो फॉर सर्टन ट्रेडिशनलिस्ट विल कम। अब यहाँ पर ट्रेडिशनलिस्ट हम जैसे लोगों को बोला गया है, जो कि डिसेबल्ड इंसान में जो डिसेबल्ड नहीं होते, जो अपना नॉर्मल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ऑफकोर्स सी बात है कि अब जब डिसेबल्ड वाले लोगों को भी उतनी ही इक्वालिटी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमारी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब हॉट टॉपिक हो जाते हैं ना तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। और उस टाइम का हॉट टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या था, डिसेबल्ड लोग, ठीक है। तो ट्रेडिशनलिस्ट विल कंप्लेन बट नो इट्स अ मार्वेलस टर्निंग पॉइंट। पर ये तो यार ये तो एक रेवोल्यूशन है, ये तो मार्वेलस टर्निंग पॉइंट है। हालांकि लोग कंप्लेन करेंगे लेकिन ये बहुत ही अच्छा किया गया है, ठीक है। Calling someone a disabled athlete will no longer be considered as one of the second best embarrassing expression. It will stand for status of a sort that will appeal to the public. तो पहले के टाइम क्या होता था ना कि अगर किसी को तुमने डिसेबल्ड एथलीट मतलब तुमने किसी को बता भी दिया ना कि यू आर अ डिसेबल्ड एथलीट, तो दे विल ट्रीट यू लाइक अ वेरी, दे विल गिव यू अ वेरी एम्बैरेसिंग लुक एंड दे विल बी लाइक मेक यू फील वेरी एम्बैरेस्ड। तो उस टाइम पर ऐसा लिटरल होता था, लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करवा देते थे उन्हें, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो इट्स अ मार्वेलस टर्निंग पॉइंट, इट्स अ रेवोल्यूशन अगेन आई वुड से। प्रेजेंटर शॉर्टली व्हाट द पब्लिक वांट टू सी इन दी इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पर प्रेजेंटर बोलता है कि यार लोग क्यों ही इन्हें देखना पसंद करेंगे, लोगों को तो ऐसे फास्ट मतलब तेज़ी से लोग भाग रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं, वो सब पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रीन जो है, डैस्मिन ग्रीन, वो बोलते हैं ओ दैट्स प्रिसाइसली व्हाट ट्रेडिशनलिस्ट विल से बट इट इज़ इन लाइक दैट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई हाँ, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं तुम्हें बोला होगा ऐसे, है ना, कि नहीं लोगों को तो ये पसंद ही नहीं आएंगे डिसेबल्ड लोग वगैरह वगैरह। दीज डिसीजंस हैव टर्न स्पॉट अपसाइड डाउन बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल एक्नॉलेज व्हाट इंडिविजुअल्स कैन डू। मतलब कि हम अब इस चीज़ से कि हमें क्या देखने में अच्छा लग रहा है या वगैरह, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे जो चीज़ इंडिविजुअल कर पा रहा है, मतलब इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक इंसान डिसेबल्ड है, हो सकता है उसका हाथ टूटा हो, उसका पैर टूटा हो, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, वो तो है ना। बट उसके इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको ये प्रॉब्लम है, वो डिसेबिलिटी है, इसके बावजूद वो क्या चीज़ें कर पा रहा है, हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है टेक नेटाली डू टॉइट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी उन्होंने नेटाली डू टॉइट का दिया हुआ है। सिंस लूजिंग हर लेग इन रोड एक्सीडेंट शी ट्रेन रिलेंटलेसली, नाउ शी इज़ इन मैनचेस्टर रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका एज अ स्विमर। व्हाट एन अचीवमेंट अगेंस्ट द ऑड, दैट सॉर्ट ऑफ द थिंग स्टोरी रीडर्स वांट। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्विमर, एज अ स्विमर जो है ये नेटाली डू टॉइट जो है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड उन्होंने ये भी यहाँ पे बताया है कि शी लॉस्ट हर लेग इन एन रोड एक्सीडेंट, उसके बाद शी ट्रेन हरसेल्फ रिलेंटलेसली एंड नाउ राइट नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग इन मैनचेस्टर साउथ अफ्रीका। दैट्स दे आर टायर्ड ऑफ मसल एंड स्पीड एंड रनिंग द सेम ओल्ड रेसेस इन द सेम ओल्ड वेज। तो अब जो आपके ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वैसे भी लोगों का तो काम है जल्दी से बोर हो जाना, तो वो तो बोर हो चुके हैं ये सब स्पीड वाली चीज़ों से, है ना। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बोर हो चुके हैं। वही रेसेस, वही ओल्ड वेज में लोग करे जा रहे हैं बट उन्हें अब कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, कुछ अलग सा चाहिए। सो दे वांट रियल कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, पीपल हु आर डूइंग देयर बेस्ट अंडर वेरी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। तो उन्हें रियल कॉम्पिटिटर्स चाहिए कि भाई देखो कैसे जो लोग हैं वो इवन आफ्टर डिसेबिलिटी दे आर डूइंग सो वेल। सो they want real competitors and just like them the traditionalists can't handle that, they fear change and want athletics competitions to be same as always। तो
अगर आप ये बोल रहे हो कि ट्रेडिशनलिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं उन्हें तो ये देखने में पसंद ही नहीं आएगा, तो भाई हकीकत ये है कि अब लोग हो चुके हैं बोर एंड दे वांट समथिंग न्यू, दे वांट रियल कॉम्पिटिटर्स एंड ये चीज़ से ट्रेडिशनलिस्ट डर रहे हैं। दैट्स वाई दे वांट कि जो चीज़ें जैसे चली आ रही है वही वैसे चली आए। यहाँ पर प्रेजेंटर बोल रहा है सो यू रेकन स्पेक्टेटर्स विल लाइक दैट। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको ये सब देखने में पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो डेस्मंड ग्रीन है वो बोलता है ऑफ कोर्स दे हैव सीन इट इन अ मैराथन इवेंट्स, यू सी दे वांट more than excellence to see a magnificent performance by someone in the sporting wheelchair is moving and uplifting, you identically strong with them which is emotional। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर तुम किसी को भागते हुए मतलब किसी को compete करते हुए देखोगे व्हीलचेयर में, तो कहीं ना कहीं तुम उसके साथ खड़े रहोगे, तुम इमोशनल हो जाओगे। You could say that these changes gives us a new version of an old sport, something fresh and excited to talk about, but in the real importance is that it inspires the spectators। in fact ये spectators को भी inspire करेगा। how much of us who are burdened by unhappiness and depression will see the games and ask ourselves that why can't we overcome our difficulties and go and do something positive ourselves। तो भाई अगर एक इंसान डिसेबिलिटी के साथ इतना सब कुछ अच्छा कर सकता है, तो फिर हम जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है ना, जो परफेक्टली फाइन है, वो क्यों नहीं कर सकते भाई। वाई नॉट कांट वी हैंडल विद आर डिप्रेशन, विद आर अनहैप्पीनेस, एंड वाई कांट वी जस्ट ओवरकम इट एंड डू समथिंग। मतलब क्यों नहीं कर सकते हम भी, है ना। तो ये हमें मोटिवेट भी करेगा एट द सेम टाइम। यहाँ पर फिर प्रेजेंटर बोलता है आई सपोज यू आर ऑल्सो सेइंग दैट दीज चेंजेस इन द वे डिसेबल्ड एथलीट्स आर ट्रीटेड मार्क अ चेंज इन आर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो अब क्या देखो, अभी तक इन्होंने शुरू में एक लाइन मेंशन करी थी कि पहले अगर तुम किसी को बता दो कि तुम डिसेबल्ड एथलीट हो तो वो वन ऑफ द एम्बैरेसिंग चीज़ होती थी, लेकिन अब क्या जिस तरीके से हम उन्हें पहले से ट्रीट करते आ रहे हैं, अब जैसे हम उन्हें ट्रीट करेंगे, क्या वो चेंज मार्क करेगा। तो यहाँ पर डेस्मंड ग्रीन बोलते हैं एब्सोल्युटली दे आर टेकिंग अ रियल पार्ट, राइट। नोबडी कैन पैट्रोनाइज देम विद सेकेंड क्लास इवेंट्स दैट समवन लेट अस हैव because we are cripples tagged on to the sake of the political correctness। no patronizing, that's the point, they are there in their own right। you know political correctness is necessary because it protects people, but it's marvelous when you can throw it out of the window and let's start again। तो यहाँ पर अब ये बोलते हैं कि yes of course ये एक बहुत ही big change है, और ये उस कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी जैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं उसमें भी बहुत अंतर करेगा। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैट्रोनाइजिंग नहीं होने वाली है, मतलब होनी चाहिए। पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है कि आप किसी को ऐसे जताना है कि यू नो वी आर बेटर देन यू, तो ये सब नहीं है। दे आर ऑल्सो टेकिंग अ रियल पार्ट, वो भी रियल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं अपने, भले ही वो अपने जैसे लोगों के साथ कर रहे हैं बट कर तो रहे हैं ना, रियल पार्ट है वो भी, है ना। तो अब जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी दोस्त तुम किसी 6 साल वाले बच्चे को किसी बहुत ही बड़े एथलीट्स के साथ कंपटीशन करा दो, इज़ इट फेयर? इफ़ इट इज़ नॉट फेयर देन हाउ इज़ इट फेयर कि तुम किसी डिसेबल्ड इंसान को एक नॉर्मल पर्सन के साथ करा दो? दैट इज़ ऑल्सो नॉट। बट अगर वो एक इंसान जो कि 6 साल का बच्चा है, तो वो अगर 6 साल वाले बच्चे के साथ कंपटीशन करेगा, तो वहीं पर जो एक इंसान डिसेबल्ड है वो भी डिसेबल्ड के साथ कर लेगा, उसमें क्या है, वो भी तो रियल पार्ट हुआ। तो दे आर ऑल्सो टेकिंग अ वेरी रियल पार्ट। यहाँ पर पैट्रोनाइजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि यू नो व्हाट वी आर बेटर देन यू, ये सब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हो सकता है हमें पॉलिटिकल करेक्टनेस की ज़रूरत हो। पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब है यहाँ पर कि हो सकता है पॉलिटिक्स को यहाँ पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत हो एट पॉइंट्स जहाँ पर लोग जो है, मतलब होता है ना कभी कभार पॉलिटिक्स को लोगों के बीच में आना ही पड़ता है ना। तो वही चीज़ है कि हो सकता है यहाँ पर भी ज़रूरत पड़े। प्रेजेंटर यहाँ पर बोलता है यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट डिसेबिलिटी डोंट यू। तो यहाँ पर ग्रीन बोलता है, मतलब डेस्मंड ग्रीन, आई डू, देयर आर मेनी फॉर्म्स एंड यू एंड आई कुड ईजिली फाइंड आवरसेल्व्स क्लासिफाइड इन सम वेज। व्हेन वी टॉक अबाउट अ मिनॉरिटी वी फॉरगेट हाउ मेनी रियल पीपल्स देयर आर आउट देयर एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दे प्ले इन सोसाइटी। दीज गेम्स विल हेल्प पीपल टू टर्न डिसेबिलिटी इनटू नॉर्मैलिटी। आई हैव सीन ब्लाइंड पीपल स्कीइंग एंड वी बोथ नो अबाउट द वर्क डन बाय सोसाइटीज फॉर हॉर्स राइडर्स फॉर द disabled। we all want to be accepted as normals but this will help। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो प्रेजेंटर है वो ऑफ कोर्स हमें भी देखने को मिल रहा है कि जो डेस्मंड ग्रीन है दे जो है स्टैंड स्ट्रांगली विद दी डिसेबल्ड, ठीक है, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्रीन है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं डिसेबल्ड लोगों को। तो यहाँ पर प्रेजेंटर भी बोल देता है कि भाई तुम बहुत सपोर्ट करते हो, यू नो ने। तो फिर वो कहते हैं डेस्मंड ग्रीन कि हाँ मैं करता हूँ, एंड उसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारी तरीके हैं कि मैं और तुम जो है अपने आप को क्लासीफाई, मतलब हम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में यू नो एंड दिस इज़ ट्रू, यू नो डिसेबल्ड लोगों
को हर जगह पे काम भी नहीं करने दिया जाता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर डिसेबल्ड कॉम्पिटिटर्स मतलब सॉरी डिसेबल्ड लोगों को रखा ही नहीं जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो है कि नहीं रख सकते उन्हें, जॉब ऐसी है या फिर कुछ हैं चीज़ें नहीं रखते वो लोग, है ना। अब आज के टाइम पे तो देखो जो नॉर्मल इंसान है जो कि पढ़ा लिखा भी है उसको ही जॉब नहीं मिलती है, वहाँ पर डिसेबल्ड लोगों को कहाँ मिलेगी जॉब। तो वही चीज़ होती है। तो हम तो अपने आप को काफ़ी वेज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, बट हम जब डिसेबल्ड लोगों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बट अगर हम एक ये मीडियम उनके लिए खोल दे तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी डिसेबिलिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विल द गेम्स चेंज डिसेबल्ड पीपल्स एटीट्यूड टू। तो यहाँ पर प्रेजेंटर पूछता है, तो यहाँ पर डैस्मिन ग्रीन बोलते हैं एनीथिंग दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस दे डिजर्व इज इम्पॉर्टेंट। दे विल हेयर इंटरव्यूज विद एथलीट्स एंड दे विल से वाई कांट वी डू समथिंग लाइक दैट। तो भाई ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ को देखकर। प्रेजेंटर यहाँ पर बोलता है कि आई कैन सी वाई यू मिस्ट्रीट ट्रेडिशनलिस्ट। डैस्मिन ग्रीन बोलते हैं तो भाई they live in ivory towers in the past. They talk about the pursuit of excellence and how athletes must be ruthless. They derive the participation of the disabled athletes because they say that the athletics is not suitable for them. But no organization can protect itself from change. If it does, it withers away. These changes are important because they show that athletics is alive and they will gain public support and interest. तो यहाँ पर क्या है ना कि प्रेजेंटर बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम क्यों ट्रीट करते हो उन्हें, तो फिर वहाँ पर वैसे लंबा चौड़ा भाषण दे देता है कि हाँ भाई मैं ट्रीट करता हूँ, मिसट्रीट करता हूँ ट्रेडिशनलिस्ट को, क्योंकि वो पास्ट में आइवरी सोसाइटीज़ में रहे हैं, मतलब आइवरी टावर्स जहाँ पर उन्होंने अनइक्वालिटी के साथ लोग मतलब अनइक्वालिटी जो है वो करी है लोगों के साथ, खास करके डिसेबल्ड एथलीट्स के साथ उन लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं करने को दिया है। ऐसा बोला है कि व्हाट कि क्या बोलते हैं जो एथलीट्स होते हैं ना वो तो क्या बोलते हैं रूथलेस लोगों के लिए होता है और वो तो काफ़ी परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस के लिए होता है, और तुम लोग तो कहाँ कर पाओगे, तुम कहाँ परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस दिखा पाओगे। एंड व्हाट कहीं ना कहीं बात सच भी है कि जब आप एक डिसेबल्ड एथलीट होते हो तो कहीं ना कहीं जब आपके सामने कोई डिसेबल्ड एथलीट होता है तो आप इमोशनल हो जाते हो उसकी कंडीशन। अगर किसी का हाथ कटा होगा तो तुम उसको देख के कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे। तो जब तुम्हारे को देख के लोग इमोशनल हो जाएंगे तो तुम कैसे रूथलेस हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो ऐसे वो कहता है कि एथलीट इज़ फॉर परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर रूथलेस पीपल, है ना, और ये सब चीज़ कहते हैं। और वो ऐसे भी बोलते हैं कि इन लोगों ने हमेशा से एथलीट का डिराइव करा है, डिसेबल्ड एथलीट का पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अब वही है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज से नहीं रोक सकती है, और अगर वो ऐसा करती है तो वो ही कल को बंद हो जाएगी, हो सकता है ना। तो यही वो कह रहा है कि और ऑफ कोर्स पब्लिक सपोर्ट गेन करना तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है, और ये एक ऐसी तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है जिससे उनको काफ़ी और ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट गेन हो जाएगा। प्रेजेंटर सम डिसेबल एथलीट्स आर्ग्यू दैट नॉट इनफ हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी तक डिसेबल एथलीट्स, अब देखो ये तो बात सच है कि इवन जो नॉर्मल एथलीट्स हैं ना वो उनके लिए भी काफ़ी कुछ नहीं करा गया। एथलीट्स में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खास करके जो ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट गेम्स हैं वो तो हैं, मतलब वो तो हैं ही, लेकिन जो ऐसे गेम्स हैं जैसे कबड्डी हो गया या फिर आर्चरी हो गया या फिर आप टाइकोंडो या फिर वो जो भी गेम्स हैं ना, इनमें इतना चीज़ें इनफ नहीं करी गई हैं, और ख़ास करके इंडिया जैसी कंट्री में तो नहीं ही करी गई हैं। तो यहाँ पर डैस्मिन ग्रीन बोलते हैं देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बट व्हाट हैज़ बीन डन इज रेडिकल। इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट, देन वी कैन ऑल थिंक व्हाट वी शुड ऐड। इट्स नॉट बियॉन्ड अस टू इन्वेंट अदर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ सही बात है कि अभी तक तो नहीं करेंगे, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तक हमने जो अभी ये चेंज हुआ है इसको भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड जो किया गया इट्स रेडिकल। एंड अभी एक बार जब ये अच्छे से सब सेटल डाउन हो जाए तो फिर हम आगे का भी सोचेंगे दैट व्हाट नीड्स टू बी ऐड ऑन, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से उन लोगों की जो कन्वर्सेशन थी वो हो जाती है ख़त्म। एंड जैसे कि इससे ना हमें एक चीज़ पता चल गई कि डिसेबल्ड एथलीट्स जो थे ना उनको कैसे ट्रीट करा जाता था। एक वो सिनेरियो पता चल गया कि हाउ एम्बैरेसिंग इट वुड be for them to tell that we are disabled, but now of course it will give them confidence. People will also change their mindset. उन लोगों को एक help मिलेगी to convert their disability into normality. Now coming on to the very first topic of this chapter, that is organizations promoting disability sports. ठीक है, तो अब हम उन organizations के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि disability sports को promote करती है, ठीक है, और उनके पूरा proper हमें intro मिलने वाला है, like everything हम इसमें देखने वाले हैं कि
कैसे जो वो है ना, मतलब वी आर गोना सी फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन आई कैसे एंड एवरीथिंग. सो देखो, all right, so now let us get started with organizations promoting disability sports. देखो, disability refers to the limitation in individual functioning including physical impairment, intellectual impairment, cognitive impairment, sensory impairment, mental illness and various types of chronic diseases. A person with disability is not able to participate in sports and physical education due to his or her impairment, attitudinal and environmental barriers. Sports events for athletes with an impairment have existed for more than 100 years, and the first sports club for the deaf were already in existence in 1888 in Berlin. However, competitive games for the sports with special needs were widely introduced only after World War II. The purpose was to assist the large number of war veterans and those soldiers who have been injured during wartime. In 1948, the occasion of the opening ceremony of London Olympic Games, Goodman conducted wheelchair competition for the first time in history. He named these games Stoke Manville Games. These games later became Paralympic Games which took place in 1960 at Rome. Sports for intellectually disabled जो होते हैं which were later promoted as Special Olympic began with Inez Kendrick Shiver organized a summer day camp in the backyard of the Marland home in 1960s. In July 1968, the world witnessed the first international Special Olympic Games at the Soldier Field in Chicago. Sports for people with hearing impairment were also promoted through International Committee of Sports for Deaf, which is governing body responsible for Deaf Olympics since 1924, with the first games known as International Silent Games at Paris in 1924. Since then, the Deaf Olympics are held every 4 years except for a break during World War II. Deaf Olympics Winter Games were started in 1949. Paralympics and Special Olympics are recognized by International Olympic Committee. Today, we have sports for athletics with special needs in the area of visual impairment, cerebral palsy, various other needs. In this chapter, we will read about promotion of sports by Paralympics, Special Olympics and Deaf Olympics. तो ये तो था ना एक इंट्रोडक्शन. अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तुम्हें. क्या बोल रहे हैं, डिसेबिलिटी जो होता है ना, रेफर्स टू द लिमिटेशन इन इंडिविजुअल फंक्शनिंग. डेफिनेट सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर किसी का हाथ कटा है तो वो एक उसकी लिमिटेशन बन गई ना यार, कि वो उस हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएगा, है ना. तो डिसेबिलिटी वो एक लिमिटेशन होती है इन इंडिविजुअल फंक्शनिंग की, जब एक इंडिविजुअल की फंक्शनिंग में एक लिमिट लग जाए, ठीक है ना. इंक्लूडिंग फिजिकल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे हाथ कटना एक फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है. बहुत से लोग होते हैं जिनकी ड्यू टू वो गिर गए इतनी ज़्यादा ऊंचाई से कि उनके ब्रेन में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है. तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, लोगों को याद नहीं रहती चीज़ें. बहुत लोग होते हैं जो आपने कुछ करा 2 मिनट बाद भूल गए वो, मतलब दिस इज़ एन इम्पेयरमेंट, ठीक है. सेंसरी इम्पेयरमेंट, बहुत से लोगों को प्रॉपर सुनाई नहीं देता. मेंटल इलनेस, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सारी की सारी लिमिटेशन ही है. तो डिसेबिलिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन इन इंडिविजुअल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फिजिकल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट. अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू participate in sports and physical education due to his or her impairment, attitudinal and environmental barriers. तो जैसे पहले तो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके इम्पेयरमेंट की वजह से. फिर अब इम्पेयरमेंट तो एक रीज़न है, इसके अलावा और भी जो मेजर रीजंस है वो है कि एटीट्यूडनल, एक तो क्या है ना इन्वायरमेंटल बैरियर्स है और एक है एटीट्यूडनल. मतलब लोग जो होते हैं वो एटीट्यूड में कि यू आर डिसेबल्ड एंड यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, इस तरीके से. तो दिस इज एन एटीट्यूडनल बिहेवियर. इसके अलावा इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जिसके पैर नहीं है वो रनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहे, वो नहीं कर सकता. ये इन्वायरमेंटल बैरियर उस पर लग चुका है, वो नहीं ही कर सकता इसमें रनिंग में पार्टिसिपेट. अनटिल एंड अनलेस हो सकता है व्हीलचेयर में वो कॉम्पीट कर ले, लेकिन पैरों पे तो नहीं भाग सकता ना वो, ठीक है. तो वही चीज़ होती है. तो दिस इज़ एन एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है. तो अब एक वो चीज़ होती है कि हाँ फेक अगर लेग वो लगवा ले तो फिर भी भाग सकता है, लेकिन दिस इज़ समथिंग कि रियल पैरों में तो नहीं भाग पाएगा आप कभी भी, ठीक है. तो इन्वायरमेंटल बैरियर उस पर लग चुका है ऑलरेडी. तो ये सब चीज़ें कि एक तो इम्पेयरमेंट इटसेल्फ, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल बैरियर, एटीट्यूडनल, इसकी वजह से डिसेबल्ड एथलीट्स कभी भी स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए.
स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद एन इम्पेयरमेंट हैव एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो ये कह रहे हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट है ना फॉर एथलीट्स विद इम्पेयरमेंट हैव एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स इवेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, है ना। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब स्पोर्ट्स इवेंट एग्जिस्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स क्लब फॉर डेफ वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन 1888 इन बर्लिन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहला स्पोर्ट्स क्लब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं और लोग फन के लिए खेलने जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब उसको बोलते हैं। तो वो जो था ना वो सबसे पहले डिसेबल्ड लोगों के लिए 1888 बर्लिन में सेटअप करा गया था। लेकिन वो क्या है ना, वो फन के लिए होता है वो गेम, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव गेम्स थे ना वो तो स्पेशल नीड्स के लिए तभी इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 में लोग बहुत डिसेबल्ड हो चुके थे, मतलब लोगों को काफ़ी चोटें लग चुकी थी, लोग अपने हाथ पैर खो चुके थे, तो काफ़ी इम्पेयरमेंट्स आ चुके थे। तो उसके बाद लोगों की और ज़्यादा जो है ना वो डिमांड्स, मतलब और लोग हो चुके थे डिसेबल्ड, तो अब डिमांड और ज़्यादा हो चुकी थी इन लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स लाने की। द पर्पज़ वॉज ऑल्सो टू असिस्ट लार्ज नंबर ऑफ वार वेटरन्स एंड दो सोल्जर्स हु हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वार टाइम। तो इसका पर्पज़ ये भी था कि क्यों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी जो है ना वो और बूस्ट मिल गया इसको, स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड एथलीट्स। क्योंकि एक तो क्या होता था ना कि लोगों को ट्रेन करने में काफ़ी ईजी हो जाता था, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स में भी आपको काफ़ी फिट बॉडी चाहिए होती है। तो आप वार वेटरन्स को जब ट्रेन करोगे तो उसकी वजह से भी मतलब वो ट्रेन हो जाएंगे, है ना। अगर वार में भेजना पड़ जाए तो उन्हें वहीं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को हम उठा सकते हैं कि वार में भेजने के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेन तो होंगे ही, फिट तो होंगे ही वो लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो वार वेटरन्स जो थे ना उनको असिस्ट करने में काफ़ी वो हो जाता था। और इसके अलावा सोल्जर्स हु हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वार टाइम, तो वो सोल्जर्स जो वार टाइम के ड्यूरिंग इंजर्ड होते थे ना उनको भी, दो सोल्जर्स हु हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वार टाइम, उन लोगों को भी एक चीज़ मिल जाती थी कि अब क्या करें, तो अब ये खेल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे होता है 1948 ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ लंदन ओलंपिक गेम्स ग्यूटमैन कंडक्टेड व्हीलचेयर कंपटीशन इन द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो क्या हुआ ना कि अब लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में जो ये ग्यूटमैन थे इन्होंने व्हीलचेयर कॉम्पिटिशन रख दिया, ठीक है ना, व्हीलचेयर कर दिया। और ये पहली बार हुआ था जब कॉम्पिटिशन हुआ था डिसेबल्ड वाले लोगों का। ही नेम दीज गेम्स स्टोक मैनविली गेम्स। अब इसके ऊपर भी पूरी हिस्ट्री है कि क्यों इनको स्टोक मैनविली गेम्स रखा, क्योंकि स्टोक मैनविली एक हॉस्पिटल का नाम था जहाँ पर ग्यूटमैन वाज he was a doctor उधर। एंड दीज गेम्स लेटर बिकेम पैरालंपिक्स गेम्स विच टुक प्लेस इन 1960 एट रोम। बाद में यही गेम्स जो है वो 1960 में पैरालंपिक गेम बन चुके थे। स्पोर्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड विच वर लेटर प्रमोटेड एज स्पेशल ओलंपिक्स बिगेन विद यूनाइस कैंड्री शिवर। अब ये तो उन लोगों के लिए था, जो स्टोक मैनुअली गेम था वो उन लोगों के लिए था जो फिजिकली डिसेबल्ड है। जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे वो लोग, उनको जो है यूनाइस कैंड्री शिवर से उन लोगों के लिए गेम्स बिगिन हुए थे। उन्होंने क्या करा था ना, एक शिवर ऑर्गेनाइज किया था, समर डे कैंप, ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने क्या करा था, समर डे कैंप ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है ना, अपने बैकयार्ड ऑफ मारलैंड होम में, ठीक है, इन 1960। हाँ, तो इन जुलाई 1968 द वर्ल्ड विटनेस द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम एट सोल्जर फील्ड इन शिकागो। तो लेटर ऑन फिर उस शिवर में उन्होंने ये पाया समर डे कैंप में कि इंटेलेक्चुअल लोग भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर बाद में उन्हीं लोगों के लिए जो है ना, उन लोगों ने क्या करा, सोल्जर फील्ड एट शिकागो में पहला स्पेशल ओलंपिक हुआ था। स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट वर ऑल्सो प्रमोटेड थ्रू इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ विच इज़ गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफ ओलंपिक। तो एक कमिटी है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। एंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ है विद डेफ ओलंपिक्स की, ये जो है ना ये गवर्निंग बॉडी है, यही कमेटी जो है ना ये गवर्न करती है डेफ ओलंपिक्स को, ठीक है। सिंस 1924 विद द फर्स्ट गेम नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स एट पेरिस इन 1924। तो पहला 1924 में इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स हुआ था पेरिस में, ठीक है। सिंस देन द डेफ ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। और उसके बाद जो है ना हर 4 साल बाद डेफ ओलंपिक्स होता था 1924 के बाद, एक्सेप्ट फॉर अ ब्रेक ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2। द डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स वर स्टार्टेड इन 1949। पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि बेसिकली ओलंपिक्स को कंडक्ट करती है, लेकिन पैरालंपिक्स एंड जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये ऑर्गेनाइजेशंस भी रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। टुडे वी हैव स्पोर्ट फॉर एथलीट्स विद स्पेशल नीड्स in the area of visual impairment, cerebral palsy, various other needs. In this chapter we will read about the promotion of sports by Paralympics, Special Olympics and Deaf Olympics. तो
आई होप सो तुम्हें एक आइडिया मिल गया हो कि किस तरीके से मतलब पैरा ओलंपिक्स की जो स्टार्ट थी वो ऐसे हुई थी कि पहले तो एक क्लब बना हुआ था, फिर क्लब तो था लेकिन ठीक है बस क्लब था, कोई कॉम्पिटिटिव गेम्स नहीं थे। लेकिन पहली बार जो ग्यूटमैन था उन्होंने व्हीलचेयर वाले लोगों का कॉम्पिटिशन करवा दिया था लंदन ओलंपिक के ओपनिंग में, और वहाँ पर वहीं से ही जो है ना लेटर ऑन वो पैरा ओलंपिक के गेम्स में भी उसको काउंट करा गया। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स एक शिवर से जो है ना, जो कि यूनाइस कैनरी शिवर था, वो समर कैंप डे कैंप में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसमें उन लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए रखा था वो, और वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि दे कैन ऑल्सो प्ले गेम्स। तो उसके बाद फिर वहाँ से ही स्पेशल ओलंपिक आ गया। डेफ ओलंपिक्स जो था वो हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए था। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल ओलंपिक कमेटी से ही, है ना। आप चलो इनके बारे में थोड़ा और हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स में क्या है, इट इज़ अ मेगा स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। देखो, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड जो है ना वो इंटरनेशनल IOC से ज़रूर है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ही करती है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है द रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड मसल पावर, ठीक है। पहली तो ये वाली हो जाती है। उसके बाद कौन सी होती है यहाँ पर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है leg length difference, short stature, hypertonia, ataxia, visual impairment, intellectual impairment. These disabilities are further divided into classifications which vary from sport to sport. The word Paralympics is derived from the Greek word para, which means beside or alongside the alongside an Olympic. Combined Paralympics means an international games competition that is parallel to the Olympics. Thus, for the word Paralympics refers to the series of international contents for athletes with disabilities that are associated with and are held following the summer and winter Olympic games. There are winter and summer Paralympics games which since the 1988 summer games in Seoul, South Korea are almost held immediately following the respective Olympic games. All Paralympic games are governed by International Paralympic Committee. International Paralympic Committee was formed on 22 September 1989 and is situated in Germany. IPC organizes summer and winter Paralympic games and coordinates world championships and other competition. The vision of IPC is to enable para athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. फिर आगे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, ये काफ़ी लंबा चौड़ा पैरा है, काफ़ी लंबा चौड़ा पैरा है ये। ऑल द स्पोर्ट्स क्लब फॉर डेफ वर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन बर्लिन सिंस 1888 एंड सम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद एन इम्पेयरमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोर देन 100 years. It was not until after World War II, however, that they became widely accepted. The purpose at that time was to assist the large number of war veterans and civilians who have been injured during wartime. Dr. Ludwig Guttmann opened a spinal injuries center at the Stoke Manville Hospital in Great Britain in 1944, and in time rehabilitation sports developed to recreational sport and then to competitive games. On 29 July 1948, during the opening ceremony of London 1948 Olympic Games, Dr. Guttmann organized the first competition for the wheelchair athletes, which he named Stoke Manville Game, where 16 injured servicemen and women took part in archery. This was a milestone in Paralympic history. In 1952, Dutch ex-servicemen also joined the, तो ये पूरा का पूरा ना इसने हमें IPC के बारे में ही बताया हुआ है ये सब कुछ। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर कैटेगरीज है, पर्पस ऑफ द क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये सब जो है ना पूरा का पूरा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरा ओलंपिक, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स की बच्चे अगर हम बात करें ना, तो पैरा ओलंपिक्स क्या होता है, इट इज़ अ मेगा स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो भाई ये जो होता है ना पैरा ओलंपिक्स, वो काफ़ी सारे रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ को कवर करता है, और ये इंटरनेशनल इसको अगर ऑर्गेनाइज की बात करें जाए, देखो रिकॉग्नाइज्ड तो ये IOC के द्वारा भी है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कराने का सारा काम जो है वो आपकी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ही देखती है, ठीक है। अब इसमें रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं जो भी ये कवर करता है। मैं रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ ना अभी नीचे पढ़ा दूंगी, इसका पूरा अलग से पैरा दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी। अभी हम यहाँ से देखते हैं। द वर्ड पैरालंपिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा विच मीन्स बिसाइड्स और अलॉन्गसाइड एंड ओलंपिक। तो ये क्या बोल रहा है कि पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा का मतलब होता है बिसाइड या फिर अलॉन्गसाइड। तो अगर हम इसका कंबाइंड मीनिंग करें ना पैरा ओलंपिक्स, पैरा और ओलंपिक्स का, तो इसका मतलब निकलता है एक इंटरनेशनल गेम कॉम्पिटिशन जो कि पैरेलल टू दी ओलंपिक्स
ओलंपिक्स चलते हैं, मतलब पैरेलल टू दी ओलंपिक्स ही तो चलते हैं एक तरीके से, ओलंपिक्स के काफ़ी सिमिलर ही होता है ये भी। दस द वर्ड पैरालंपिक्स रेफर्स टू दी सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट फॉर द एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद एंड हेल्ड फॉलोइंग दी समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले जो आपका समर ओलंपिक्स हुआ था ना वो सॉल में हुआ था, साउथ कोरिया में। ये एक प्लेस है, काफ़ी फेमस प्लेस है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कह रहा है कि द पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं ना वो सारी की सारी गवर्नड और ऑर्गेनाइज जो है वो काम इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का ही है, ठीक है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 22 September 1989 and is situated in Germany. IPC organizes summer and winter Paralympic games and coordinates world championship and other competition। तो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो 22 सितंबर 1989 में फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी? 22 सितंबर 1989 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। एंड सिचुएटेड इन जर्मनी, तो ये जो है ना जर्मनी में सिचुएटेड है। तो ये 22 सितंबर 1989 में फॉर्म हुई थी आपकी आईपीसी, और ये जर्मनी में सिचुएटेड है, ठीक है। पहली बात तो ये तो याद ही रख लो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कब फॉर्म हुई थी। IPC organizes summer and winter Paralympic games and coordinates world championship and other competition। तो सिर्फ वैसे तो IPC समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स कोऑर्डिनेट करती है, इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं जो ये कोऑर्डिनेट करती है। द विजन ऑफ IPC इज टू इनेबल पैरा एथलीट्स टू अचीव स्पोर्ट एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। जो विजन है ना IPC का वो है कि टू इनेबल दी पैरा एथलीट्स टू अचीव स्पोर्ट एक्सीलेंस, मतलब कि ये चाहती है कि जो पैरा एथलीट्स हैं वो भी स्पोर्ट एक्सीलेंस अचीव करें एंड इंस्पायर करें और एक्साइट द वर्ल्ड, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये लोग भी एक्सीलेंस अचीव करें, स्पोर्ट एक्सीलेंस, एंड वर्ल्ड को इंस्पायर और एक्साइट करे। ये विजन है पैरा ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का। ऑल्दो स्पोर्ट्स क्लब फॉर द डेफ वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन बर्लिन सिंस 1888 एंड सम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद एन इम्पेयरमेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोर देन 100 years. It was not until after World War II, however, that they became widely accepted। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्पोर्ट क्लब था ना डेफ लोगों के लिए वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन बर्लिन सिंस 1888। तो ये तो हमें पता ही है कि जो स्पोर्ट क्लब डेफ लोगों के लिए था वो काफ़ी पहले से एग्जिस्टेंस में था, है ना, 1888 से ही था। एंड सम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद एन इम्पेयरमेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोर देन 100 years। तो ना मतलब कि 1988 में ही डेफ लोगों के लिए क्लब आ चुका था, ठीक है ना। और काफ़ी सारे एंड कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद इम्पेयरमेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोर देन 100 years। इट वाज नॉट अंटिल वर्ल्ड वॉर 2 दैट दे बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड। तो मतलब कि ऐसा नहीं था कि कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे या फिर उन लोगों के लिए कुछ खेलने का जुगाड़ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन एक्सेप्टेड कब हुए? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए। द पर्पस एट दैट टाइम वॉज टू असेस लार्ज नंबर ऑफ वार। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो एक तो वार वेटरेंस को ट्रेन करना था, इसके अलावा जो लोग थे इंजर्ड लोग, उन लोगों को भी क्या करना था? असिस्ट करना था, ठीक है ना। वॉज टू असिस्ट लार्ज नंबर ऑफ वार वेटरेंस एंड सिविलियंस हु हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वार टाइम, उनको असिस्ट करना था इस वजह से। ये अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर लुडविन ग्यूडमैन ओपनड अ स्पाइनल इंजरी। तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो स्पाइनल इंजरी का उन्होंने ना एक क्या करा था, स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला था स्टोक मैनवली हॉस्पिटल में, स्पाइनल इंजरी सेंटर, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी भाई, स्पाइन वगैरह में भी लोगों को चोटें लग रही थी, तो उन्होंने क्या करा, एक वो सेंटर ही खोल डाला उन्होंने, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिहैबिलाइजेशन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और एजुकेशन। हाँ, तो ये कह रहा है ऑन 29 जुलाई 1948 ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द लंडन 1948 ओलंपिक गेम, डॉक्टर ग्यूडमैन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट कॉम्पिटिशन फॉर व्हीलचेयर एथलीट्स विच ही नेम्ड द स्टोक मैनवली गेम, वेयर 16 इंजर्ड सिविलियंस एंड वुमेन्स took part in archery. This was a milestone in Paralympic history. In 1952, Dutch ex-servicemen also joined the movement, and the International Stoke Manville Game Federation was founded, with which conducted its first Paralympic Games in Italy 1960, featuring athletes from 23 nations. These have now come to be recognized as the first Paralympic Games। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं कि 29 जुलाई, तो फिर वही चीज़ थी, हमें पता ही है ये तो, कि उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने क्या किया ना कि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द लंदन 1948 में जो डॉक्टर ग्यूटमैन थे उन्होंने व्हीलचेयर कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करा था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ लंदन में, जिसको बाद में उन्होंने स्टोक मैनवली गेम्स नाम दिया था। यहाँ पर 16 इंजर्ड लोगों ने आर्चरी में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। दिस वॉज अ माइलस्टोन ऑफ, काफ़ी माइलस्टोन, तो पहली बार 16 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात थी। 1952 में डच एक्स, और इनफैक्ट डच एक्स सर्विसमैन थे, ठीक है, इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करा, इवन इस फेडरेशन को भी ज्वाइन किया था।
था इंटरनेशनल स्ट्रोक मैनुअली फेडरेशन, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कह रहा है कि मतलब ये फाउंड करी गई थी एंड इसने ही फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो है वो कंडक्ट किया था, ठीक है। और पहला जो हुआ था वो इटली में हुआ था जिसमें 23 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। दीज हैव नाउ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। अब जो इटली में पहली बार 23 नेशंस ने उसी को ही हम पहला पैरालंपिक गेम्स बोलते हैं। देयर वर वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एंड देयरफॉर, तो बेसिकली क्या था ना, उस टाइम पर ऐसी बात नहीं थी कि और भी लोग, मतलब और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो डिसेबिलिटी के लिए काम कर रही थी, तो बट एक नीड थी कि इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक अम्ब्रेला के नीचे हम ले आए, ठीक है ना। सो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर वर वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एंड देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग ऑल इम्पेयरमेंट्स अंडर वन अम्ब्रेला। तो बाद में ना यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि यही सब हुआ था एंड एट लास्ट एक कमेटी आ गई थी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसको जर्मनी में सेटअप करा गया था 22 सितंबर 1989 में, ठीक है। जो कि आगे कह रहे हैं इसका विजन है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टू इनेबल पैरालंपिक एथलीट्स टू अचीव एक्सीलेंस एंड ऑल्सो टू एक्साइट एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। हालांकि एक पैरालंपिक एंथम भी है जिसको होती है एंथम ऑफ फ्यूचर, इसको ऐसे बोलते हैं। मतलब ये तो फ्रांस में लिखा हुआ है, जर्मनी पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट करना। लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो होता है एंथम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। इट वॉज कंपोज्ड बाय, नाम याद रख लेना इन केस अगर पूछे तो, ठीक है। 1996 हेनरी डैरनेस इसने कंपोज किया था इसको। टिल 1988 विंटर एंड समर पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड एज पर सेपरेट शेड्यूल। हाउएवर सिंस द समर गेम्स एट सियोल कोरिया एंड द विंटर गेम्स इन फ्रांस 1992 the games have also been organized in the same cities and venues as the Olympics due to the agreement between the International Paralympic Committee and International Olympic Committee, और Paralympic Games are governed by the IPC। तो हुआ ये ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये ऑर्गेनाइज जो करती है वो तो IPC ही करती है, लेकिन इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड करा हुआ है IOC ने भी, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था IPC और IOC का। उसके बाद से IPC ने ना क्या करा, जो विंटर एंड समर पैरालंपिक गेम्स है पहले वो अलग अलग सिटीज़ अलग अलग वेन्यूज़ पे होते थे, उसके बाद से उन्होंने इस एग्रीमेंट के बाद से एक ही सिटी एक ही वेन्यू में रखना भी शुरू कर दिया। लास्ट जो अलग अलग हुआ था वो 1988 सियोल कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में, और 1992 फ्रांस में जो हुआ था, लास्ट वही हुआ था। उसके बाद से एक जगह पे होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कैटेगरीज हैं जो कि आपकी पैरालंपिक गेम्स में अवेलेबल कराई हुई हैं, ठीक है। अ मेजर चैलेंजिंग फेसिंग द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पैरा स्पोर्ट्स इज दैट द कॉम्पिटिशन में बिकेम वन साइडेड एंड प्रेडिक्टेबल इन विच द लीस्ट इम्पेयर्ड एथलीट विल ऑलवेज विन। तो क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो था ना वो बन चुका था कि जो लीस्ट इम्पेयर्ड एथलीट होता था ना, ऑल राइट। तो यहाँ पर अब हमारे से कह रहे हैं कि एक मेजर जो चैलेंज था ना उस टाइम पर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पैरा स्पोर्ट्स के लिए वो ये था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो ये देखते थे कि जो गेम है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल और वन साइडेड हो जा रहा है, क्योंकि जिसमें जो लीस्ट इम्पेयर्ड एथलीट होता है वही हमेशा जीतता है भाई, ऑफकोर्स ही बात है, जो कम लीस्ट इम्पेयर्ड है वही जीत रहा है। तो टू प्रिवेंट दिस पैरा एथलीट्स आर प्लेस्ड इन कैटेगरीज फॉर, और इसी वजह से कैटेगरीज बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा ना हो ना कि गेम वन साइडेड हो जाए या फिर, है ना। तो इसलिए देयर आर ऑल्सो कॉल्ड स्पोर्ट क्लासेस, इसको हम स्पोर्ट इन कैटेगरीज को हम स्पोर्ट क्लासेस, और अब जो मैंने आपको ऊपर छुड़वाई थी ना कैटेगरीज क्लासेस वो सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। पैरा ओलंपिक एथलीट्स हैव एन इम्पेयरमेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट लेड्स टू दी कॉम्पिटेटिव इन डिसएडवांटेजेस इन स्पोर्ट्स। तो क्या होता है ना, यूजुअली पैरा ओलंपिक्स में वही सारे लोग होते हैं जिनके कुछ ना कुछ बॉडी स्ट्रक्चर में इम्पेयरमेंट आ रखा है। कॉन्सिक्वेंटली क्राइटेरिया और पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट विनिंग इज डिटरमाइंड बाय स्किल, फिटनेस, पावर, एंड्योरेंस, मेंटल फोकस। व्हेन एन एथलीट स्टार्ट competing she is allocated a class that may be revived throughout the athlete's career। तो क्या होता है कि जब एथलीट अपने पार्टिसिपेट करता है, शुरू करता है कॉम्पीट करना, तो उसको एक क्लास जो है वो दे दी जाती है, क्या बोलते हैं, एलोकेट करी जाती है, एंड ड्यूरिंग हिज कैरियर वो रिवाइव होती रहती है। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि जो क्लास उस टाइम पर करी गई है हो सकता है उसकी कंडीशन बाद में थोड़ी सुधर जाए या हो सकता है बहुत बेकार भी हो जाए, ऐसा भी होता है। तो तो दिस क्लास में कीप्स ऑन रिवाइविंग, ठीक है। इसका क्राइटेरिया का पर्पस क्या था, दो क्राइटेरिया जो थे ना इसके पर्पस था, डिफाइनिंग द इम्पेयरमेंट ग्रुप। मतलब इस क्राइटेरिया में ये होता था कि एक इम्पेयरमेंट ग्रुप को पहले तो डिफाइन करा और उसके बाद एथलीट्स को उन क्लासेस में ग्रुप कर दिया। मतलब ये बात है कि पहले मैंने एक इम्पेयरमेंट ग्रुप बनाया और फिर मैंने उस इम्पेयरमेंट ग्रुप के हिसाब से जो एथलीट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया क्लासेस में, ये इसका क्राइटेरिया था। पहले मैंने एक इम्पेयरमेंट ग्रुप बनाया, फिर मैंने एथलीट्स को उन क्लासेस में क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। द IPC हैज एस्टैब्लिश्ड 10 डिसेबिलिटी कैटेगरीज इंक्लूडिंग फिजिकल, विजुअल, इंटेलेक्चुअल। एथलीट्स विद वन ऑफ दीज डिसेबिलिटीज कैन कम्पीट इन द पैरालंपिक्स, दो
नॉट एवरी स्पोर्ट कैन अलाउ फॉर एवरी डिसेबिलिटी कैटेगरी, दीज कैटेगरीज अलाउज टू अप्लाई टू बोथ समर एंड विंटर पैरालंपिक्स। तो भाई बेसिकली क्या है ना कि इसने हर एक मतलब 10 कैटेगरी है टोटल, 8 कैटेगरीज फिजिकल इम्पेयरमेंट की है और फिर एक विजुअल इम्पेयरमेंट है और एक इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है। फिजिकल इम्पेयरमेंट की अगर मैं विजुअल इम्पेयरमेंट था एंड विजुअल, हाँ, तो देर आर 8 डिफरेंट। देखो क्या है ना कि विजुअल इम्पेयरमेंट पैरालंपिक्स करवाता है, और जो डेफ है उसके लिए, जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए तो डेफ ओलंपिक्स है ही, और जो इंटेलेक्चुअली होते हैं वो तो स्पेशल ओलंपिक्स उसका मेजर है। फिजिकल इम्पेयरमेंट में ही विजुअल वाले को भी रखा गया है। तो देर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। कौन सी होती हैं सुनो। पहली होती है इम्पेयर्ड मसल पावर, दूसरी होती है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, फिर होती है लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस भी होता है, शॉर्ट स्टैटर, हाइपरटोनिया, एटेक्सिया, एथियोटोसिस, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं 8 इम्पेयरमेंट है फिजिकल। इम्पेयर्ड मसल पावर में तो ये होता है कि विद इम्पेयरमेंट इन दिस कैटेगरी द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल सच एज द मसल ऑफ वन लिम्ब वन साइड ऑफ द बॉडी वो रिड्यूस, मतलब कि पावर मसल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड, आपको अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार लोगों को पोलियो के सिंड्रोम होते हैं, तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में यही होता है कि शुरू शुरू में ना लोगों की मसल पावर हल्की हो जाती है। तो ये सब क्या है, इम्पेयर्ड मसल पावर के में आ जाते हैं। फिर इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट में क्या है, द रेंज ऑफ मूवमेंट इज वन और मोर जॉइंट इज रिड्यूस्ड इन सिस्टमैटिक, मतलब कि जो मूवमेंट, मतलब कि आपका जो एक जॉइंट है या फिर एक से ज़्यादा जॉइंट जो है वो पूरा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, वो उस केस में इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। एक्यूट कंडीशन सच एज अर्थराइटिस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज, ठीक है। तो यही वो कह रहा है। उसके बाद देखो इम्पेयर्ड मसल पावर हो गया, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट हो गया। लॉस ऑफ लिम्ब में मतलब कि आपका अगर लिम्ब ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ बोन या जॉइंट है, तो उस केस में ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी को इलनेस हो, ट्रोमा हो, या फिर कोई डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम। लेग लेंथ डिफरेंस में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट बोन शॉर्टनिंग अकर्स इन वन लेग ड्यू टू कॉग्निशियल डेफिशिएंसी और ट्रॉमा, मतलब कि कभी कभार होता है कि एक लेग जो है वो शॉर्ट, उसकी बोन की जो ग्रोथ है वो शॉर्ट रह गई देन टू अदर बोन, तो ये ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो सकता है। शॉर्ट स्टैटर में होता है स्टैंडिंग हाइट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू शॉर्ट एंड लेग्स, यानी कि आर्म्स एंड ट्रंक विच आर ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल डेफिशिएंसी ऑफ बोन, मतलब कि स्टैंडिंग हाइट इज़ रिड्यूस्ड, मतलब कि कभी कभार लोगों की हाइट बहुत छोटी रह जाती है, ये भी एक डिसेबिलिटी होती है। स्टैंडिंग हाइट इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू शॉर्ट एंड, मतलब कि उसके रीजंस हो सकते हैं लेग छोटे होने की वजह से, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो या फिर इम्परफेक्ट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें आपको हाइट चाहिए होती है ना, बट अगर आपकी हार्मोन नहीं बन रहे अच्छे से, ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हो रहे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाइपोटोनिया में अगर मैं देखूँ तो hypotonia is marked by an abnormal increase in the muscle tension and reduced ability of a muscle to stretch। देखो पहले आपको इतना सब समझ आ गया जो भी मैंने बताया। देखो पहले हमने क्या बोला था, पहले मैंने आपको बताया था इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड लॉस ऑफ मूवमेंट, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ लिम्ब, फिर लेग लेंथ डिफरेंस, फिर शॉर्ट स्टैटर। अब हाइपरटोनिया और यहाँ पर एटेक्सिया है, ठीक है। तो हाइपरटोनिया क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ना आपकी मसल का एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना इन मसल टेंशन एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू स्ट्रेच, ठीक है। हाइपरटोनिया में रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, डिजीज कंडीशन विच इन्वॉल्व डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि सेरेब्रल पैलिसी। एटेक्सिया इज एन इम्पेयरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट। सेरेब्रल पैलिसी इसका भी एक रीजन होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, हाइपरटोनिया में मसल्स जो होती हैं वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाती है, ठीक है। वो उस केस में हाइपरटोनिया होता है, मतलब कि व्हेन मसल्स आर नॉट एबल टू स्ट्रेच प्रॉपरली। बट एटेक्सिया में क्या होता है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा होता है। दोनों का सेम एग्जांपल है सेरेब्रल पैलिसी, ठीक है। हाइपोटोनिया में स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आती है, जबकि एटेक्सिया में मसल्स जो होती है उनका कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा होता है। एथियोटोसिस जो होता है इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय अनबैलेंस्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट एट ए डिफिकल्ट मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक पॉस्चर। एथियोटोसिस में भी ये भी एक एग्जाम्पल सेरेब्रल, मतलब कि तुम एक पॉस्चर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, अनबैलेंस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, तो उसको एथियोटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 की 8 कंडीशन हमने बता दी मैंने आपको कि पहले इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड मूवमेंट, शॉर्ट स्टैटर, लैक ऑफ लेग लेंथ डिफरेंस, लॉस ऑफ लिम्ब,
एटेक्सिया, हाइपरटोनिया, एथोटोसिस। ठीक है, एथोटोसिस में क्या होता है कि इसमें अनबैलेंस मूवमेंट, मतलब कि प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता। ओके, फिर आता है हमारे पास, ये तो थी पहली कैटेगरी फिजिकल इम्पेयरमेंट। फिर आता है विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो टॉकिंग अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट, तो विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होता है, एथलीट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट रेंजिंग फ्रॉम पार्शियल विजन सफिशिएंट टू बी जज लीगली ब्लाइंड, मतलब कि टोटल, मतलब किसी किसी को पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता, किसी किसी को तो बिल्कुल ही टोटली ब्लाइंड होते हैं कुछ लोग। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखता बहुत से लोगों को। तो दिस इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ विजुअल सिस्टम, आई स्ट्रक्चर, रिसेप्टर्स। मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमारे जो विजुअल सिस्टम्स के कुछ एक या दो कंपोनेंट्स खराब, जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, हमारे पास ऑप्टिक नर्व पाथवे होती है, आई स्ट्रक्चर होता है ना, इनमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो द सिस्ट गाइड्स फॉर एथलीट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट आर सच अ क्लोज एंड एफिशिएंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट द एथलीट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड द गाइड्स आर कंसिडर्ड अ टीम। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा हुआ है, गाइड को अलाउ किया हुआ है कि भाई ठीक है तुम गाइड को ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर इनफैक्ट जो कंपिटिटर होता है और जो गाइड होता है उसको एक टीम कंसिडर की जाती है। एंड इनफैक्ट 2012 में तो ये भी आ गया था कि जो गाइड्स है ना वो गोलकीपर की तरह जो होते हैं ना काम करते हैं। इनफैक्ट एक मिनट रुको, beginning in 2012 these guides along with six goalkeepers in a 5A side footballer become eligible to receive medals of their own। मतलब कि ये कह रहा है कि along with six goalkeepers in a 5A side football became eligible to receive, मतलब कि फुटबॉल में तो इनफैक्ट 2012 में ये बिगिन हुआ था कि जो गाइड्स हैं उनको भी मेडल्स मिलने शुरू हो गए फुटबॉल में, है ना। और क्योंकि भाई फुटबॉल में आप सोचो कि यार फुटबॉल जैसा गेम जिसमें आपका विजुअल होना इज़ वेरी डैम इम्पॉर्टेंट, और उसमें गाइड्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने ढंग से प्ले नहीं अच्छे से नहीं गाइड करा तो फिर जीतना इज़ नॉट पॉसिबल, तो उनको टीम कंसिडर किया जाता है, इनफैक्ट उनको मेडल भी दिया जाता है। तो मतलब इन्होंने विजुअली लोगों के लिए ये कर दिया कि तुम गाइड्स को ला सकते हो। इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी लोगों के लिए ये ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, स्पेशल ओलंपिक्स। हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने इस कैटेगरी को भी इन्वॉल्व करना चाहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि द IPC प्राइमरली सर्व्स एथलीट्स विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, बट द इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी ग्रुप हैज़ नॉट बीन एडेड टू पैरालंपिक गेम्स। दिस इंक्लूड ओनली एथलीट्स विद एक्सेप्शनल एथलेटिक एबिलिटी हु हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 18। मतलब कि वैसे तो ये नहीं इंक्लूड करते हैं इन लोगों को, इंटेलेक्चुअली लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बहुत ही एक्सेप्शनल तुम्हारी एबिलिटी है, एथलेटिक एबिलिटी है, तो क्योंकि पैरालंपिक फिर भी बड़ा कंसिडर किया जाता है। मतलब पैरालंपिक में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं देन इंटेलेक्चुअल वाले लोग। ठीक है, तो क्योंकि ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, क्योंकि ब्रेन इज़ लाइक योर काइंड ऑफ आपको वो ही गवर्न कर रहा है, वो ही रूल कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से, बट अगर आप में बहुत ही एक्सेप्शनल एथलेटिक एबिलिटी है तो फिर वो लोग आपको अलाउ करते हैं पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने में। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, मतलब एक कंडीशन ये होती है कि बिफोर द एज ऑफ 18 आपका ये चीज़ डायग्नोज होनी चाहिए ताकि वो आपको ट्रेन कर सके। हाउएवर द IPC रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम आर ओपन टू ऑल पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पैरालंपिक के बारे में तो पढ़ लिया कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो यूजुअली आपके पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। तो भाई जो लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं उन लोगों को ये करता है। ठीक है ना, तो आपका स्पेशल ओलंपिक्स आगे ही कह रहा है प्रोवाइडिंग अ ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन टू 5 million athletes and unified sports partners in 172 countries। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है ना, पहली बात तो एयर राउंड ट्रेनिंग, क्योंकि देखो इंटेलेक्चुअली लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए उनको एयर राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। एंड कॉम्पिटिशन्स टू 5 million एथलीट्स, और आज के टाइम पर ना यहाँ पर 5 million से भी ज़्यादा एथलीट्स जो हैं ये स्पेशल ओलंपिक्स जो है उनको कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड यूनिफाइड स्पोर्ट्स पार्टनर्स भी है इसके काफ़ी सारे in 172 countries। ठीक है, the concept was the brainchild of Eunice Kendry Shiver, who in 1962 initiated a day camp called Camp Shiver for children with intellectual disabilities at her home in Marland. The camp sought to address the concern that the children with special needs had very little opportunities to participate in organized athletic events. With Camp Shiver as an example, Kendry Shiver, head of the Joseph P. Kendry Jr. Foundation and a member of President John F. Kendry's panel on mental retardation, promoted the concept of involvement in physical activities and other opportunities for people with intellectual disabilities। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, अब इसको सुनो। तो ये कह रहा है हमसे कि स्पेशल ओलंपिक सबसे पहली बात तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है
इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी के वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये ईयर राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके यूनिफाइड स्पोर्ट्स पार्टनर्स हैं 172 कंट्रीज़ में। ये कॉन्सेप्ट यूनाइस कैंडी शिवर जो था उसका, ये जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनाइस कैंडी शिवर का था, ठीक है ना, जिसने एक डे कैंप जो है वो इनिशिएट किया था उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है अपने घर पे मारलैंड में, ठीक है। और इस कैंप ने जो है ये प्रॉब्लम ये एड्रेस करी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज्ड एथलेटिक इवेंट। विद कैंप शिवर एज एन एग्जाम्पल, कैंड्री शिवर, हेड ऑफ जोसेफ पी कैंड्री जर फाउंडेशन, मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट जोहन एफ कैंड्रीज पैनल ऑन मेंटल रिटार्डेशन, promoted the concept of involvement and in physical activity and other opportunities for people with, मतलब कि इन्होंने क्या करा ना, प्रमोट करा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना है फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब देखो आगे ये कह रहा है, द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय ज़ुरब। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो इसका लोगो है ना स्पेशल ओलंपिक का, वो किसके स्कल्पचर पर बेस्ड है? द लोगो ऑफ द स्पेशल ओलंपिक इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल दी चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय ज़ुरब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका जो लोगो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका लोगो इसके स्कल्पचर पर बेस्ड है। देखो ध्यान से, ये लोगो है ना, तो जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल दी वर्ल्ड ऑफ दी, टू ऑल दी पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, त्रिस्टेली वॉज अडॉप्टेड, अच्छा सॉरी, ज़ुरब पूरा इसका नाम है, ज़ुरब ट्रेस्टेली, एंड वाज अडॉप्टेड इन, मे बी आई मस्ट बी प्रोनाउंसिंग रॉन्ग बट यू कैन सिंपली जस्ट कमेंट डाउन वट एवर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज। तो इट वाज अडॉप्टेड इन 1979। इट रिफ्लेक्ट्स जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद स्पेशल नीड्स हु आर लर्निंग कोऑर्डिनेशन, मास्टरिंग स्किल्स, पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर रिचर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये लोगो है वो, जैसे कि मैंने बोला कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो है ना, ये जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रंस जो कि नई स्किल्स को मास्टर कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड बहुत ही प्रोडक्टिव एंड रिचर लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सब जो है उसको दिखा रहा है, ठीक है। इसका मिशन क्या है स्पेशल ओलंपिक का? इज टू प्रोवाइड एयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन इन अ वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, गिविंग देम काउंटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, डेमोन्स्ट्रेट करेज, एक्सपीरियंस जॉय एंड पार्टिसिपेट इन इवेंट्स लाइक, और फिर यहाँ पर सारे के सारे वो इवेंट्स लिखे हुए हैं कि किन किन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये इसका मिशन है कि वो उन्हें एयर राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन भी साथ में प्रोवाइड करता है, कि पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसके बाद वो कॉम्पीट भी कर सकते हैं वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स में, मतलब कि ओलंपिक जैसे ही स्पोर्ट्स में, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, गिविंग देम काउंटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, करेज, एक्सपीरियंस जॉय, मतलब कि वो जॉय एक्सपीरियंस करते हैं, उनका करेज डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिटनेस डेवलप होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि वो किस किस स्पोर्ट्स में, टेनिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुटबॉल में कर सकते हैं, हैंडबॉल में कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट यार, मतलब बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हर एक गेम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक्स, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको जॉय मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर करेज आएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस भी एट द सेम टाइम मेंटेन रहेगी, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑल्सो, क्योंकि वो एयर राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसमें उनका साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोशल कॉम्पिटेंस भी बढ़ता है। द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ द स्पोर्ट्स इज इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस, इंप्रूविंग हेल्थ एंड इंस्पायरिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन लाइज इन द सोर ऑफ द स्पेशल ओलंपिक, मतलब कि एक तो आपको क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल भी तो बेनिफिट मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ऑलरेडी, आपका और चेंजेस आपको आपके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और आपका कॉम्पिटिशन वाली जो एक वो है ना, वो भी आपके अंदर जागेगी, ठीक है। One of the major events of Special Olympics is World Games, which was first held in July 1968 at Chicago, was around 1,000 participants from US and Canada. Special Winter Olympic was initiated in 1977 at Cornell, US. Special Olympics also conduct unified sports program for inclusion. Sports participants who have attained 8 years of age, along with condition of intellectual disabilities, cognitive delays identified by the agency or a professional, can participate in sports competition. तो ये अब हमसे क्या बोल रहा है, देखो
ये हमसे कह रहा है कि वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स जो हुआ था ना, सबसे पहले चिकागो में सबसे पहले हुआ था, जिसमें 1000 पार्टिसिपेट्स यूएस एंड कनाडा के पार्टिसिपेट किए थे इन्होंने, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि स्पेशल ओलंपिक ऑल्सो कंडक्ट्स यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर इंक्लूजन। स्पोर्ट्स प्रोग्राम पार्टिसिपेशन हु हैव अटेंड 8 ईयर्स, मतलब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स जो 8 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुके हैं अलॉन्ग विद द कंडीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या फिर कॉग्निटिव डिलेज आइडेंटिफाइड बाय द एजेंसी और अ प्रोफेशनल कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। मतलब कि अगर 8 ईयर्स ऑफ एज आप अटेन कर चुके हो और आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको किसी एजेंसी के मेंबर ने आइडेंटिफाई कर लिया या फिर किसी हेल्थ प्रोफेशनल ने आपको बोला कि येस यू आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, तो देन यू कैन पार्टिसिपेट। द स्पेशल ओलंपिक्स वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो पैरा ओलंपिक है और आपकी जो स्पेशल है, दोनों की दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं आईओसी से, ठीक है। 1988 में ही हो गई थी। इट प्रोवाइड्स ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन्स टू 5 मिलियन एथलीट्स एंड यूनिफाइड स्पोर्ट्स पार्टनर्स इन 172 countries. Special Olympics competitions are held every day all around the world, including local, national and regional competitions, adding up to more than 1 lakh events a year, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि एक साल में कम से कम 1 लाख इवेंट से भी ज़्यादा इवेंट्स करता है, ठीक है ना। मतलब लोकल लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, हर लेवल के ये करता है, ठीक है। हाउएवर अब आगे कह रहे हैं लाइक द आईपीसी द स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईओसी, ठीक है। हाउएवर अनलाइक द पैरालंपिक गेम्स, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स आर नॉट हेल्ड इन द सेम ईयर और इन कॉन्जुगेशन विद द पैरालंपिक्स विद द ओलंपिक गेम्स। ये कह रहे हैं कि अनलाइक द पैरालंपिक, मतलब कि जैसे पैरालंपिक गेम्स जो है ना, वो तो क्या होते हैं ना, सेम ईयर में ही होते हैं। जिस ईयर में आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, उसी ईयर में होते हैं, ठीक है ना। बट स्पेशल ओलंपिक के साथ ऐसा नहीं है। दे आर नॉट हेल्ड इन दी सेम ईयर और इन दी कॉन्जुगेशन विद ओलंपिक गेम्स। जैसे पैरालंपिक का तो मतलब ही था कि पैरेलल टू ओलंपिक्स है ना, मतलब टाइम भी वही होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इन जून 1962 यूनाइस कैंड्री शिवर स्टार्टेड अ डे कैम्प। तो एक शिवर था यूनाइस कैंड्री, इसने एक डे कैम्प शुरू करा। यूनाइस कैंड्री शिवर ने एक डे कैम्प शुरू करा, ठीक है ना, फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज एट आर होम इन मार्लैंड। The camp sought to address the concern that children with special needs had very little opportunities to participate in organized athletic events. With Camp Shiver as an example, Kendry Shiver, head of the Joseph P. Kendry Jr. Foundation and the member of the president, promoted the concept of involvement in physical activity and other opportunities for people with intellectual disabilities. Camp Shiver gave an annual event and the Kendry Foundation gave grants to universities. देखो यहाँ पर अब पूरा का पूरा ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है, सुनो इस पैरा को, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स हमें बताई गई है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो यूनाइस कैंड्री शिवर था उसने एक डे कैंप ऑर्गेनाइज करा था इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो इस कैंप का एक एग्जाम्पल लेते हुए जो एक कैंड्री शिवर था ना, ठीक है ना, कैंड्री शिवर ने क्या करा, इस चीज़ को प्रमोट करा, ठीक है। कैंड्री शिवर ने इस चीज़ को प्रमोट करा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। किसने प्रमोट करा, कैंड्री शिवर ने करा, ठीक है। कैंप शिवर बिकेम एन एनुअल इवेंट एंड द कैंड्री फाउंडेशन गेव ग्रांट्स। तो जो कैंप शिवर था ना, वो एक एनुअल इवेंट हो गया, मतलब कि हर साल जो कैंप है वो शिवर में कंडक्ट कराया जाता था, हर साल एनुअली, ठीक है। लोग आते थे और पार्टिसिपेट करते थे। एंड द कैंड्री फाउंडेशन गेव ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज, रिक्रिएशन डिपार्टमेंट्स एंड कम्युनिटीज सेंटर्स टू होल्ड सिमिलर कैंप्स। द फर्स्ट गेम वर हेल्ड ऑन जुलाई 20, 1968 इन चिकागो with about 1,000 athletes from the US and Canada. International participation expanded in subsequent games. In 2003, the first Special Olympic Summer Games to be held outside the United States were held in Ireland with 7,000 athletes from 150 countries. The first World Winter Games were held in Spring Cornaldo और ऑस्ट्रिया। ये सब इतना कुछ तुम याद रखने वाले भी नहीं हो वैसे भी। Recognizations like International Paralympic Committee, the Special Olympic Committee is recognized by International Olympic Committee. However, unlike Paralympic Committee, Special is a major event put on by the, तो ये कह रहा है the Special Olympics World Game is a major event put on by the Special Olympics, ठीक है। तो लोगो एंड ओथ की अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैं ऑलरेडी बात भी कर चुकी हूँ, बट मैं दोबारा से बताती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हमसे कह रहा है कि भाई विद कैंड्री शिवर एज एन एग्जाम्पल, सॉरी विद यूनाइस शिवर, हाँ विद यूनाइस कैंड्री शिवर एज एन एग्जाम्पल, मतलब कि ये कह रहा है विद कैंप शिवर एज एन एग्जाम्पल। जो कैंड्री शिवर था ना, उसने फिर मतलब कि उसने क्या करा, कैंड्री शिवर ने इसको और प्रमोशन करा और इन्वॉल्वमेंट करना चाहा फिजिकल एक्टिविटी में इंटेलेक्चुअल लोगों का,
आगे जाके तो उसने कैंप शिवर ने एक एनुअल इवेंट बना दिया था कि भाई कैंप तो हर एनुअली होगा ही होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि कैंड्री शिवर ने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स भी प्रोवाइड करे थे कि तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को कि तुम्हें भी ऐसे शिवर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। द फर्स्ट गेम्स वर हेल्ड ऑन जुलाई 20, 1968 इन चिकागो और विद 1000 एथलीट्स तो यूएस एंड कनाडा, और फिर टाइम टू टाइम ये जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ता ही गया था। इन 2000 थ्रू द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक समर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे कि इंटरनेशनल आईओसी जो है ना वो आईपीसी जो है वो आईओसी से रिकोगनाइज्ड है, वैसी एसओ भी है वो भी आईओसी से रिकोगनाइज्ड है, पर स्पेशल ओलंपिक्स का जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो तो स्पेशल ओलंपिक्स ही करती है। इसका लोगो एंड ओथ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका ये जो है ये किसके स्कल्पचर पे बेस्ड है, जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल, इस वाले पर बेस्ड है, ठीक है। द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज हु आर लर्निंग, कोऑर्डिनेटिंग, मास्टरिंग स्किल्स, पार्टिसिपेटिंग इन competition and preparing themselves for richer and more productive life. The Special Olympics athletes oath, which was first introduced by Eunice Candy Shiver at the inaugural Special Olympics International Games in Chicago in 1964, is let me win, but if I cannot win then let me brave in the attempt. तो यहाँ पर क्या चीज़ बोला है कि जो स्पेशल ओलंपिक लोगो है वो इस स्कल्पचर पर बेस्ड है जॉय एंड हैप्पीनेस के, ठीक है। ठीक है ना, आगे कह रहा है द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज हु आर लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, मास्टरिंग स्किल्स, पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर रिचर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये जो लोगो है वो ग्रोथ का सिंबल है, कॉन्फिडेंस का सिंबल है, जॉय का सिंबल है, ठीक है, among children and adults with disabilities who are learning, coordination, mastering skills, participating in competition, preparing themselves for richer and more productive life. The Special Olympic athletes oath, which are first introduced by Eunice Candy Shiver, ठीक है, at the inaugural Special Olympics International Games in Chicago, let me win, but if I cannot then, अब ये जो है ना ये oath है, देखो इसका तुम्हें लोगो तो समझ आया कि किस पर बेस्ड है। और अब यहाँ पर अगर मैं उसकी बात करूँ कि क्या बोलते हैं इसके ओथ की, तो इसका जो ओथ है वो ये है दैट लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट देन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मुझे जीतने दो, पर अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं ब्रेव बनूंगा इस अटेम्प्ट में, ठीक है। प्रोग्राम्स रन बाय स्पेशल ओलंपिक्स अराउंड दी वर्ल्ड, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक रन करता है, ये 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक रन करता है अलॉन्ग दी वर्ल्ड, एंड ये है यंग एथलीट प्रोग्राम, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड हेल्थी एथलीट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यंग एथलीट प्रोग्राम। For young people with and without intellectual disabilities between the age of 2 to 7, Special Olympic has a young athlete program and inclusion sports and play program with a focus on activities that are important to mental and physical growth. Children engage in games and activities that develop motor skills and hand-eye coordination. इसमें यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी सेकंड नंबर पे आता है। इन रिसेंट ईयर्स द स्पेशल ओलंपिक हैज़ pioneered द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स, ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स with and without intellectual disabilities as teammates. The basic concept is that training together and playing together can create a path to friendship and understanding. The program has expanded beyond the US and North America. More than 1.4 million people worldwide now take part in Special Olympic Unified Games. The goal is to break down stereotypes about people with intellectual disabilities and promote unity. एंड लास्ट जो प्रोग्राम ये रन करता है वो है हेल्दी एथलीट प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम ऑफर्स हेल्थ स्क्रीनिंग्स टू एडल्ट्स इन नीड। देखो सुनो, सबसे पहला था आपके पास यंग एथलीट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है वो ज़रूरी नहीं है इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, ये विद एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बिटवीन द एज ऑफ जो 2 से 7 में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक हैज़ अ यंग एथलीट प्रोग्राम, तो जो ये स्पेशल ओलंपिक है इसका ये यंग एथलीट प्रोग्राम जो है ये एक इंक्लूसिव है। अभी तुम्हें इंक्लूसिव का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि अभी मैंने तुम्हें इंक्लूजन का मतलब, अभी एक नया टॉपिक होगा वो उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में और अच्छे से डिटेल में। एंड इंक्लूसिव स्पोर्ट एंड प्ले प्रोग्राम विद अ फोकस ऑन एक्टिविटीज़ दैट आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चों को जो कि उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेंटली भी, और क्योंकि भाई इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए मेन चीज़ है तो मेंटली तो होगा ही होगा एंड फिजिकली भी, ठीक है। चिल्ड्रन इंगेज इन गेम्स एंड एक्टिविटीज़ दैट डेवलप मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसमें चिल्ड्रंस को ऐसे गेम्स के साथ, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज किया जाता है जिसमें उनकी मोटर स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। मतलब कि
उनकी खेलने की शक्ति और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना। यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम में क्या होता है, इन रिसेंट ईयर्स स्पेशल ओलंपिक हैज पिनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स विद एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज टीममेट। तो अब क्या होता है ना कि भाई इंटेलेक्चुअल लोग ना ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिछड़ जाए, वो लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए जो नॉर्मल लोग होते हैं, उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स उनको रन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने विद और विदाउट डिसेबिलिटीज, वो एक साथ आते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट ट्रेनिंग टुगेदर एंड प्लेइंग टुगेदर कैन क्रिएट अ पाथ टू फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है कि अगर तुम उनके साथ ट्रेनिंग लोगे, उनके साथ खेलोगे, तो एक पाथ ये क्रिएट करेगा उनके साथ फ्रेंडशिप करने का, और तुम्हें भी उन्हें समझने को मिलेगा और वो भी तुम्हें समझेंगे, है ना। द प्रोग्राम हैज़ एक्सपेक्टेड बियॉन्ड द यूएस, मतलब कि अब तो ये प्रोग्राम बियॉन्ड द यूएस फैल चुका है, नॉर्थ अमेरिका। पहले ये उधर तक ही था, यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका, अब ये उसके बियॉन्ड फैल चुका है। मोर देन 1.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड नाउ टेक पार्ट इन स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड गेम्स स्पोर्ट्स। द गोल इज टू ब्रेक डाउन दी स्टीरियोटाइप्स अबाउट पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड प्रमोट यूनिटी। मतलब यूनिटी प्रमोट हो भाई, एक साथ मिलजुल के खेलो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है नहीं है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अब तो मोर देन 1.4 मिलियन पीपल ने वर्ल्ड वाइड जो है टेक प्ले पार्ट इन, अब तो ये बियॉन्ड फैल चुका है। अब हेल्थ एथलीट प्रोग्राम में क्या होता है, तो भाई हमने यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम देख लिया, हम लोगों ने यंग एथलीट प्रोग्राम देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो होता है हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम में ये बोल रहे हैं, दिस प्रोग्राम ऑफर्स हेल्थ स्क्रीनिंग्स टू एथलीट्स इन नीड, ठीक है। ये हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है उन एथलीट्स को जिन्हें ज़रूरत है। इन 1997 a special Olympic begins an initiative called Healthy Athlete that currently offers health screenings in several areas, that is feet, fun, fitness, health promotion, healthy hearing, medfest, opening eyes, spatial smiles. Screenings educate athletes on healthy issues and also identify problems that may need additional follow-ups. For example, the fun fitness programs that assess flexibility, strength and balance and aerobic fitness of the athlete. Following the screening, the physical therapy provides instructions on how to optimize their physical fitness in the area as screened. तो ये कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम ऑफर्स हेल्थ स्क्रीनिंग टू एथलीट्स इन नीड। इन 1997 स्पेशल ओलंपिक बिगिन एन इनिशिएटिव कॉल्ड हेल्दी एथलीट दैट करेंटली ऑफर्स हेल्थ स्क्रीनिंग इन सेवरल एरियाज। एथलीट हेल्दी तब रहेगा जब उसको पता चलेगा ना कि मेरे कौन सी एरियाज है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिट फीट, फन फिटनेस, हेल्थ प्रमोशन, हेल्दी हियरिंग, ओपनिंग आई, स्पेशल स्माइल्स। स्क्रीनिंग्स एजुकेट एथलीट्स ऑन हेल्दी इशूज। स्क्रीनिंग में क्या होता है, एथलीट्स को एजुकेट किया जाता है हेल्दी इशूज़ पे, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम दैट मी नीड एडिशनल फॉलोअप्स। उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, उनको टीच करा जाता है कि तुम कैसे अपने हेल्थ इशूज़ को पे उनको टीच करा जाता है कि जो भी उनके इशूज़ हैं उस पर उन्हें टीच करा जाएगा, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल द फन फिटनेस प्रोग्राम दैट असेसेस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड एरोबिक फिटनेस ऑफ द एथलीट। जैसे कि एक प्रोग्राम है फन फिटनेस प्रोग्राम, इसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनका बैलेंस, उनका एरोबिक फिटनेस देखा जाता है। फॉलोइंग द स्क्रीनिंग द फिजिकल थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज देयर फिजिकल फिटनेस इन द एरियाज स्क्रीन। मतलब कि फन फिटनेस प्रोग्राम, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है कि इस फन फिटनेस प्रोग्राम में इन एथलीट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, उनका बैलेंस, उनका स्ट्रेंथ देखा जाता है। अब मान लो जो कमी रहेगी उस पर फिजिकल थेरेपिस्ट उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा जाएगा कि भाई इस तरीके से तुम इसको और अच्छा कर सकते हो। स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स रूल्स गाइडलाइंस, अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेशल ओलंपिक्स के भी। एथलीट्स शैल बी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स डिवाइडेड बेस्ड अपॉन देयर एबिलिटी, एज एंड सेक्स। कंपटीशन डिविजन्स आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट एन एथलीट competes against another athletes of similar ability. Special Olympics has more than 30 Olympic type individual and team sports that provide meaningful training and competition opportunities for people with intellectual disabilities. At competitions, medals were awarded to the first, second and third place winners in each event, and ribbons are awarded to the athletes who finish in 4th through 8th places. To participate in Special Olympics, a person must be at least 8 years old and identified by an agency or professional as having one of the following conditions, जैसे कि intellectual disability या फिर cognitive delays, significant learning or vocational problem due to cognitive that requires or has required specially designed instructions. तो बेसिकली इसके गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लो। ये कह रहा है एथलीट्स शैल बी डिवाइडेड इनटू कंपोजिशन डिवाइडेड बेस्ड अपॉन देयर एबिलिटी, एज एंड सेक्स। मतलब कि एथलीट्स को पहले तो डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एबिलिटी, उनके एज और उनके सेक्स की बेसिस पर, ठीक है। कॉम्पिटिशन डिविजन आर स्ट्रक्चर सो दैट एन एथलीट कम्पीट्स अगेंस्ट अनदर एथलीट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी। तो उनको एज, सेक्स और एबिलिटी की बेसिस पर इसलिए बांटा जाता है सो दैट जो एथलीट्स हैं वो अपने हिसाब से ही कम्पीट कर सके, अपने लोगों के साथ ही कम्पीट कर सके जो मतलब जिनकी भी सिमिलर एबिलिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, पहले तो डिवीजन कर दिया, फिर दूसरा पॉइंट है स्पेशल ओलंपिक हैज़ मोर देन 30 ओलंपिक टाइप इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद, मतलब
30 से भी ज़्यादा ओलंपिक टाइप गेम्स हैं स्पेशल ओलंपिक्स में, जो कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं. एट कॉम्पिटिशन्स मेडल्स आर अवॉर्डेड एट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस. ठीक है. एंड रिबन्स आर अवॉर्डेड टू एथलीट्स हु फिनिश इन 4th through 8th प्लेसेस. मतलब कि पहली बात तो उसको डिवीजन कर दो उनका. उसके बाद यहाँ पर बताइए कि इतने सारे गेम्स वो खेल सकते हैं. 30 से भी ज़्यादा ओलंपिक टाइप गेम्स हैं यहाँ पे. फिर आगे लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये आते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उन्हें तो मेडल्स दिया जाता है, और बाकी को जो 4th to 8th पोजीशन में आते हैं उनको रिबन्स दी जाती है. टॉकिंग अबाउट डेफ ओलंपिक्स. डेफ ओलंपिक्स जो है, दिस इज़ योर लास्ट टाइप ऑफ ओलंपिक्स जो कि आपका डिसेबिलिटी के लिए काम करती है ना. तो डेफ ओलंपिक्स जो है ना उसको देखो. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास अब आता है डेफ ओलंपिक्स. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दी डेफ ओलंपिक्स. देखो बेटा, डेफ ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो डेफ ओलंपिक्स जो है ना, स्पोर्ट्स फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट वॉज स्टार्टेड लॉन्ग बैक. द फर्स्ट गेम नोन एज द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स वॉज हेल्ड इन 1924 इन पेरिस with 148 athletes from 9 European countries participating. The silent games were the first ever for any group of people with disabilities and also the secondly created internationally competed games after Olympics. Winter Games were instituted in 1948. The event was organized by LCOMI International, मतलब the International Committee of Silent Sports, commonly known as CISS. ठीक है, Committee of Silent Sports से, which was formed in 1924 at France. In 1955, the CISS was admitted into the International Olympic Committee. The IOC as an international federation with Olympic standing. The flag of the IOC has flown next to the flag representing CISS. ठीक है. CISS was lately changed to मतलब कि the International Committee of Sports for Deaf and also referred as ICSD. At present, the International Committee of Sports for Deaf is the main governing body responsible for the organization of Deaf Olympic and the other World Deaf Championship. ICSD is the organization behind the building, evolving and fortifying the tradition of inviting deaf, hard of hearing, light athletes from all the world to come together, not only to compete in their respective sports but to also develop comradeship between their countries. The most recent name, the Deaf Olympic, was formally adopted in 2001. Deaf Olympics is being organized and managed by ICSD across the world with its national partners and associate members. The Deaf Olympics are distinguished from all the other IOC sanctioned games by the fact that they are organized and run exclusively by the members of community they serve. Only people with hearing impairment are eligible to serve on the ICSD board and executive bodies. Deaf Olympics are held every 4 years starting from 1924 Paris, with the exceptions of 1943 and 1947 games which are बीइंग कैंसिल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2. अब इसके यहाँ पर लोगों के बारे में आपको बताया हुआ है. ठीक है. बट इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो यहाँ पर कि क्या बोल रहे हैं ना, कि ये जो आपका स्पोर्ट्स फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा था. जब सबसे पहले ये पेरिस में हुआ था, जिसमें 148 एथलीट्स में 9 यूरोपियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था. इवन जो साइलेंट गेम्स है ना, ये पहला ग्रुप ऑफ पीपल है डिसेबिलिटीज़ का, मतलब फर्स्ट एवर फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़. मतलब कि सबसे पहले जो डेफ ओलंपिक्स जो था ना, वो सबसे पहला ओलंपिक्स था जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए लाया गया था. एंड ये सेकेंडली क्रिएटेड इंटरनली कम्पीटेड गेम्स है आफ्टर, मतलब ओलंपिक्स के बाद अगर कोई गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता है, सो इट इज़ योर साइलेंट गेम्स डेफ ओलंपिक्स. ठीक है. आगे ये कह रहा है कि इसको हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स पहले बुलाते थे. ये इवेंट जो थी वो ये ऑर्गेनाइज करती थी कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स. बट बाद में जो है ना ये फ्रांस में सेटल्ड है. ठीक है. बट बाद में इसको क्या बोल दिया गया, इंटरनेशनल कमेटी फॉर डेफ. मतलब कि पहले इसको बोला जाता था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स, फिर बाद में इसको बोला जाने लगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ. ठीक है. पहले बोलते थे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स, बाद में बोलने लगे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ. ठीक है. तो ये जो है ना इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स के बाद बोले जाने लगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ. एट प्रेजेंट द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ जो है ये मेन गवर्निंग बॉडी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफ ओलंपिक एंड द वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप. IAS मतलब कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द बिल्डिंग, इवॉल्विंग एंड फोर्टिफाइंग द ट्रेडिशन ऑफ इन्वाइटिंग डेफ ऑफ हियरिंग इलाइट एथलीट्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड टू कम टुगेदर, नॉट ओनली टू कम्पीट बट ऑल्सो टू डेवलप. The most recent name, the Deaf Olympic, was formally adopted in 2001. जैसे अब पहले तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ, अब डेफ ओलंपिक ये आज अडॉप्ट करा गया, अभी 2001 में अडॉप्ट करा गया है. डेफ ओलंपिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ अक्रॉस दी वर्ल्ड विद इन नेचुरल पार्टनर्स. तो आगे कह रहे हैं
द डेफ ओलंपिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल other IOC sanctioned games by the fact that they are organized and run exclusively by the member of the community they serve. Only people with hearing impairment are eligible to serve on IST board and executive bodies. Deaf Olympics are held after every 4th year starting from Paris. मतलब कि क्या होता है कि पहली बात तो ये जो होता है ना, ये उन्हीं लोगों से रन होती है इनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जिनको ये सर्व करते हैं, मतलब डेफ लोग ही इसमें सर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में भी। इसके अलावा हर 4 साल बाद ये होता है, हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ये थोड़ा सा कैंसिल हो गया था, ठीक है। इसके लोगों की बात करी जाए तो लोगो ऑफ डेफ ओलंपिक्स वाज डिजाइड इन 2003. इट इज अ पॉजिटिव एंड पावरफुल सिंबल ऑफ द इंटरनेशनल डेफ स्पोर्ट्स कम्युनिटी. इट टाइज टुगेदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स साइन लैंग्वेज डेफ एंड इंटरनेशनल कल्चर यूनिटी एंड कंटिन्यूटी. द हैंड शेप ओके गुड एंड ग्रीड दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल साइन फॉर डेफ ओलंपिक्स. टुगेदर द हैंड शेप रिप्रेजेंट द साइंस फॉर यूनिटी. United, the center of the logo represent the iris of the eye, which defines deaf people as visual people. They must use their eyes to communicate. The logo incorporates the 4 color of the national flag of the world. The red is blue, yellow, green, represents the 4 regional confederations: the Asian Pacific Deaf Sports Confederation, the European Deaf Sports Organization, and the Pan American Deaf Sports Organization, and the Confederation of the African डेफ स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर क्या है ना, सुनो, ये 2003 में डिज़ाइन हुआ था. ये एक पॉजिटिव और काफ़ी पावरफुल सिंबल है डेफ लोगों के लिए, ठीक है. टाइज टुगेदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट साइन लैंग्वेज डेफ एंड इंटरनेशनल. मतलब कि ये जो है ना, ये साइन लैंग्वेज भी एक तरीके से है, डेफ चीज़ को भी, डेफ को भी दिखाता है ये, और इंटरनेशनल कल्चरल यूनिटी एंड कंटिन्यूटी भी दिखाता है. मतलब कि क्या बोल रहा है ये कि ये यूनिटी को भी दिखा रहा है, क्योंकि देखो एक साथ जुड़े हुए हैं ये, तो ये यूनिटी को भी दिखाता है, साइन लैंग्वेज को भी दिखाता है, और डेफ लोगों को भी ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को टाइज कर रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को ये टाई कर रहा है. इस जो ये हैंड शेप है इसका मतलब है ओके गुड, ठीक है, ग्रीड. That overlap each other in circle represents the original side of the deaf olympus. Together the hand shape represent the sign for united. तो बेसिकली टुगेदर ये शेप जो है हैंड का, ये यूनाइटेड यूनिटी को शो कर रहा है. जो सेंटर ऑफ द लोगो है ना, ये आयरिस को दिखा रहा है कि भले ही लोग सुन नहीं सकते पर एटलीस्ट उनके पास आंखें हैं, उससे इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. इसमें 4 कलर से हैं ये, ठीक है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन. ये कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है. कौन सी कॉन्फिडरेशन को दिखा रहा है? जो येलो कलर है वो एशियन पैसिफिक को दिखा रहा है, ठीक है, एशियन पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन. यूरोपियन वालों को ब्लू से दिखाया होगा, पैन अमेरिकन वालों को, एक मिनट रुको, रेड को दिखाया हुआ है एशियन पैसिफिक से, ठीक है. तो एशियन पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन को रेड कलर से दिखाया हुआ है, यूरोपियन वालों को ब्लू से दिखाया हुआ है, येलो को दिखाया हुआ है पैन अमेरिकन वालों को, और लास्ट में बचते अफ्रीकन जिन्हें ग्रीन से दिखाया हुआ है, राइट. एक मिनट रुको, मुझे दोबारा से देखने दो. हाँ, तो यही वो कह रहा है, द पैन अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन डेफ स्पोर्ट्स, जिन्हें ग्रीन से दिखाया हुआ है, ठीक है. तो रेड से दिखाया हुआ है एशियन स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन को, एशियन स्पोर्ट्स मतलब एशियन पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, एशियन पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन. फिर ब्लू से दिखाया हुआ है यूरोपियन डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, येलो से दिखाया हुआ है पैन अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, एंड ग्रीन से दिखाया हुआ है अफ्रीकन द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन डेफ स्पोर्ट्स, ठीक है. तो एशियन पैसिफिक, यूरोपियन, पैन अमेरिकन एंड ऑफकोर्स दी लास्ट अफ्रीकन, ठीक है. तो कौन से कलर है इसमें? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑफकोर्स येलो, ठीक है. रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओके. चलो, रेड से दिखाया हुआ है अमेरिकन वालों को, तो दिखाया अमेरिकन वालों को तो दिखाया, पैन अमेरिकन को येलो से दिखाया हुआ है इन्होंने, हमारे को तो इन्होंने रेड से दिखाया, मतलब एशियन वालों को. ब्लू वालों को इन्होंने दिखाया है यूरोप को, क्योंकि यूरोप इज़ नोन फॉर दैट एटमॉस्फियर. ब्लू एंड ग्रीन वालों को दिखाया हुआ है अफ्रीकन वालों को. चलो, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 hour का. सो आई एम नॉट गोना कीप दिस इन दिस वीडियो, आई एम गोना मेक part 2 एंड वी गोना कंटिन्यू दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.